everyone, welcome back to my channel, and those who are new on this channel, please do not forget to subscribe our amazing channel. In this lecture, I'll discuss about the fundamental properties of DNA replication process that is essentially identical in all species. DNA replication की 3 important fundamental properties है. First one is DNA replication is semi-conservative, means DNA replication semi-conservative होता है. Second one is replication begins at an origin and usually proceeds bidirectionally, means DNA replication किसी एक origin पे शुरू होती है और वहाँ से दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड करती है. And third one is DNA synthesis proceeds in 5' to 3' direction and is semi discontinuous, means DNA की सिंथेसिस जो होती है वो हमेशा 5' to 3' डायरेक्शन में होती है और सेमी डिसकंटिन्यूअस होती है. And these 3 fundamental feature of DNA replication process is universal, means this is without any exception. So let's first discuss semi-conservative mode of DNA replication. So DNA replication के semi-conservative mode को समझने के लिए पहले DNA का structure समझते हैं. So DNA का जो structure होता है वो double helical structure होता है, kind of this. This is double helical structure of DNA. डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ? डीएनए का एक मॉलिक्यूल 2 स्ट्रैंड के बने होते हैं और ये दोनों हेलिकली अरेंज होते हैं और डीएनए का दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं वो एंटी पैरेलल होते हैं. क्या होते हैं? एंटी पैरेलल होते हैं. एंटी पैरेलल का मतलब क्या हुआ कि दिस इज द फर्स्ट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एंड दिस इज सेकेंड स्ट्रैंड ऑफ डीएनए. सो एक डीएनए के स्ट्रैंड का जो डायरेक्शन होगा वो 5' to 3' डायरेक्शन होगा, जबकि सेकेंड स्ट्रैंड का जो डायरेक्शन होगा दैट इज 3' to 5' होगा. सो एक डीएनए मॉलिक्यूल के जो 2 डीएनए स्ट्रैंड होते हैं उन दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट होता है. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ एंटी पैरेलल डीएनए स्ट्रैंड. डीएनए मॉलिक्यूल का जो ये 2 स्ट्रैंड हैं ये टेम्पलेट की तरह सर्व करते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड, मीन्स न्यू स्ट्रैंड की सिंथेसिस के लिए ये दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह काम करते हैं. इसका मतलब क्या हुआ? मीन्स अगर डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो डीएनए रेप्लिकेशन के बाद क्या होगा? 2 डीएनए मॉलिक्यूल बनेंगे. दिस इज द फर्स्ट एंड दिस इज द सेकेंड और दोनों में एक एक स्ट्रैंड ओल्ड स्ट्रैंड होंगे जिनको पेरेंट स्ट्रैंड भी बोलते हैं और इसी स्ट्रैंड को टेम्पलेट मान के दूसरे स्ट्रैंड की सिंथेसिस होती है जिसको न्यू स्ट्रैंड या डॉटर स्ट्रैंड भी बोलते हैं. So this is the new strand for first DNA molecule and this is the new strand of second DNA molecule. So this is the first DNA molecule and this is the second DNA molecule. So semi-conservative DNA replication का मतलब क्या हुआ कि जो DNA molecule हैं उनके 2 strand होते हैं और दोनों strand template की तरह सर्व करते हैं for the synthesis of new strand. So this is the semi-conservative DNA replication. सो सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन के बाद जो नए डीएनए मॉलिक्यूल बनेंगे उसमें एक तो पेरेंट स्ट्रैंड होंगे या ओल्ड स्ट्रैंड होंगे और दूसरा न्यू स्ट्रैंड होंगे या फिर डॉटर डीएनए स्ट्रैंड होंगे. सो दिस इज सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन. सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन की जो हाइपोथेसिस थी वो वॉटसन एंड क्रिक ने प्रपोज की थी. जी हाँ, ये वही वॉटसन एंड क्रिक है जिन्होंने डीएनए डबल हेलिकल मॉडल को प्रपोज किया था. डीएनए डबल हेलिकल मॉडल को किसने प्रपोज किया था? वॉटसन एंड क्रिक ने प्रपोज किया था. बट यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि सेमी कंजर्वेटिव हाइपोथेसिस को प्रपोज करने के लिए इन्होंने खुद एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं किए थे, बल्कि उस एक्सपेरिमेंट को डिजाइन एंड परफॉर्म किन्होंने किया था? मेसेल्सन एंड स्थल ने. इसलिए इस एक्सपेरिमेंट को मेसेल्सन स्थल एक्सपेरिमेंट बोलते हैं. अब ये मेसेल्सन स्थल एक्सपेरिमेंट क्या है? मेसेल्सन स्थल एक्सपेरिमेंट में इन्होंने जो सेल्स यूज किया था वो इकोलाई सेल्स यूज किए थे. अब ये इकोलाई सेल्स को इन्होंने ग्रो किया था एक मीडियम पे
और उस मीडियम में जो सोल नाइट्रोजन सोर्स थे वो क्या थे, अमोनियम क्लोराइड थे। बट यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि ये जो अमोनियम क्लोराइड में नाइट्रोजन था वो हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन था, दैट इज N15। N15 क्या है, इट इज हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का ये हैवी आइसोटोप है। अब ये हैवी आइसोटोप है तो लाइट आइसोटोप कौन सा है, N14 इज लाइट आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। N14 इज लाइट आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। सो मेसेल्सन एंड स्थल ने क्या किया, इकोलाई सेल्स को मीडियम पे ग्रो किया जिनमें सोल नाइट्रोजन सोर्स जो थे अमोनियम क्लोराइड थे, और वो अमोनियम में जो नाइट्रोजन थे वो N15 था, N14 नहीं था। और इकोलाई सेल्स को इस मीडियम पे इन्होंने मेनी जनरेशंस के लिए ग्रो किया। मेनी जनरेशंस ग्रो करने का क्या इंपॉर्टेंस है, मेनी जनरेशन ग्रो करने से क्या हुआ कि इस मीडियम में जितने भी इकोलाई सेल्स होंगे उसमें जो डीएनए होंगे, उस डीएनए में जो नाइट्रोजन होंगे वो N15 होगा। सो इकोलाई सेल्स को इस मीडियम पे सेवरल जनरेशन ग्रो करने के बाद क्या किया, इससे डीएनए आइसोलेट किया। डीएनए आइसोलेट करने के बाद इसको सेंट्रीफ्यूज किया टू इक्विलिब्रियम विथ सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट। और सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट जब किया उसका जो बैंड आया 1% ग्रेटर एज कंपेयर टू लाइट आइसोटोप। सो दिस इज द हैवी आइसोटोप, दिस बैंड इज लाइट आइसोटोप N14 and this is N15 हैवी आइसोटोप है। इकोलाई सेल्स को जब इस मीडियम में ग्रो किया जिसमें सोल नाइट्रोजन सोर्स अमोनियम क्लोराइड है और उसमें नाइट्रोजन N15 है जो कि हैवी आइसोटोप है, उस मीडियम में जो इकोलाई सेल्स थे उनमें जो डीएनए थे वो हैवी आइसोटोप के बैंड दिए और वो 1% ग्रेटर थे एज कंपेयर टू डीएनए कंटेनिंग N14। ऑल्दो ये बहुत ही स्मॉल डिफरेंस है, बट सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट की खास बात यह है कि ये स्मॉल डिफरेंस के डीएनए को भी सेपरेट कर देता है। सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट को हम डिटेल में पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर मेथड्स में। नेक्स्ट स्टेप में इन्होंने क्या किया कि जो ये सेल्स थे इकोलाई सेल्स जो कि ग्रो हुए थे सेवरल जनरेशन ऑन N15 मीडियम, इस सेल्स को ग्रो किया एक फ्रेश मीडियम पे। अब इस फ्रेश मीडियम की खास बात क्या है, इस फ्रेश मीडियम की खास बात यह है कि इसमें जो नाइट्रोजन सोर्स थे उसमें भी अमोनियम क्लोराइड ही सोल नाइट्रोजन सोर्स थे, बट ये जो नाइट्रोजन थे ये थे N14 जो कि क्या है, लाइट आइसोटोप है। और इसको ग्रो कितने जनरेशन के लिए किया, इसको ग्रो सिर्फ एक जनरेशन के लिए किया। मीन्स सिर्फ इकोलाई सेल्स का अमाउंट डबल हो गया और उससे क्या किया, डीएनए को आइसोलेट किया एंड सेंट्रीफ्यूज टू इक्विलिब्रियम इन सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट। और जब इस डीएनए को सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट किया तो ये डीएनए इन दोनों डीएनए के बीच में बैंड शो किया। सो दिस इज द हाइब्रिड डीएनए, मीन्स इसमें एक स्ट्रैंड N15 के होंगे और एक स्ट्रैंड N14 के होंगे। सो दिस डीएनए इज हाइब्रिड डीएनए। इसका मतलब क्या हुआ, डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, मीन्स जो न्यू डीएनए स्ट्रैंड होंगे उसका एक स्ट्रैंड पेरेंट डीएनए स्ट्रैंड होगा और दूसरा स्ट्रैंड न्यू डीएनए स्ट्रैंड होगा। इस सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन को प्रूव करने के लिए ये एक स्टेप और गए और दूसरे स्टेप, और इस स्टेप में क्या किया, इस स्टेप में इन्होंने इस वाले इकोलाई सेल्स को एक जनरेशन के लिए और ग्रो किया। मीन्स दिस इज द सेकेंड जनरेशन, मीन्स इसमें भी उतना ही ग्रो किया जब इकोलाई सेल्स डबल हो गए और इससे भी डीएनए आइसोलेट किया एंड इस डीएनए को सेंट्रीफ्यूज किया टू इक्विलिब्रेट इन सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट। इसके बाद इन्होंने ये पाया कि इसमें दो बैंड मिले। कितने बैंड मिले, दो बैंड मिले, एक तो हाइब्रिड डीएनए
और दूसरा लाइट डीएनए मिले। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ मेसेल्सन-स्थल एक्सपेरिमेंट। सो दिस इज द फर्स्ट जनरेशन डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल एंड दिस इज द सेकेंड जनरेशन डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल। फर्स्ट जनरेशन डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल में अगर हाइब्रिड डीएनए के परसेंटेज की बात करें तो दैट इज 100%। मीन्स दोनों डीएनए मॉलिक्यूल में एक स्ट्रैंड जो होगा वो पेरेंट डीएनए स्ट्रैंड होगा या ओल्ड डीएनए स्ट्रैंड होगा। लेकिन अगर सेकेंड स्ट्रैंड डीएनए में हाइब्रिड डीएनए के परसेंटेज की बात करें तो इट इज 50% हाइब्रिड डीएनए मॉलिक्यूल होंगे। अगर थर्ड जनरेशन की बात करें तो थर्ड जनरेशन में इस 4 डीएनए मॉलिक्यूल से टोटल 8 डीएनए मॉलिक्यूल बनेंगे और 8 डीएनए मॉलिक्यूल में सो दिस इज द थर्ड जनरेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स है। सो थर्ड जनरेशन में टोटल 8 डीएनए मॉलिक्यूल्स होंगे और एंड आउट ऑफ 8 डीएनए मॉलिक्यूल्स जो 2 डीएनए मॉलिक्यूल होंगे वो हाइब्रिड डीएनए होंगे। सो टोटल परसेंटेज जो होगा हाइब्रिड डीएनए का दैट इज 25%, क्योंकि ओरिजिनली में एक डीएनए मॉलिक्यूल में सिर्फ 2 स्ट्रैंड ही ओल्ड है या पेरेंट डीएनए स्ट्रैंड है। सो जितने भी जनरेशन होंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 डीएनए मॉलिक्यूल ऐसा होंगे जो कि हाइब्रिड डीएनए मॉलिक्यूल होंगे। सो इस बेसिस पे हम किसी भी जनरेशन का परसेंटेज निकाल सकते हैं फॉर द हाइब्रिड डीएनए मॉलिक्यूल। सो दिस इज सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। सो जैसे ही सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन कंफर्म हुआ, a couple of questions arise होने लगे and the first question is, are the parent DNA strands completely unwound before each is replicated? So means दोनों DNA strand completely unwound हो जाता है replication के पहले क्या? Second question is, does replication begins at the random places or at unique point? मीन्स डीएनए रेप्लिकेशन की जो शुरुआत होती है वो क्या एक यूनिक पॉइंट पे होती है या फिर रैंडमली किसी भी प्लेस पे होती है। एंड थर्ड वन इज, आफ्टर इनिशिएशन एट एनी पॉइंट इन द डीएनए डज रेप्लिकेशन प्रोसीड्स इन वन डायरेक्शन और बोथ। मीन्स डीएनए मॉलिक्यूल में अगर किसी एक पॉइंट पर रेप्लिकेशन की शुरुआत होती है तो उस पॉइंट से रेप्लिकेशन एक डायरेक्शन में होती है या फिर दोनों डायरेक्शन में होती है। सो लेट्स फर्स्ट डिस्कस अबाउट द ऑरिजिन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन की अगर ऑरिजिन की बात करें तो डीएनए रेप्लिकेशन के ऑरिजिन का अर्ली इंडिकेशन प्रोवाइड किया था जॉन कैरेंस ने। जॉन कैरेंस ने क्या किया था? ऑटो रेडियोग्राफी टेक्निक को यूज किया था। अब इस ऑटो रेडियोग्राफी टेक्निक में क्या किया था इन्होंने? इस टेक्निक को यूज करने के लिए इन्होंने इकोलाई सेल्स यूज किए थे। इकोलाई सेल्स को क्या किया था? इन्होंने एक मीडियम पे ग्रो किया था। इस मीडियम की खास बात यह थी कि इसमें जो थाइमिडीन यूज किया था वो थाइमिडीन नॉर्मल नहीं था। ये जो थाइमिडीन था ये ट्रीटियम लेवल थाइमिडीन था। ट्रीटियम लेवल थाइमिडीन यूज करने से क्या हुआ कि इसमें जो इकोलाई सेल्स थे उसके डीएनए में ट्रीटियम लेवल थाइमिडीन आ गए। अब इससे क्या किया? इस सेल से डीएनए को आइसोलेट किया। अब इस डीएनए को फोटोग्राफिक इमल्शन पे सेवरल वीक के लिए स्प्रेड एंड ओवरलेड किया। क्या किया? फोटोग्राफिक इमल्सन पे सेवरल वीक के लिए स्प्रेड एंड ओवरलेड किया। और जब इन्होंने इस डीएनए को फोटोग्राफिक इमल्सन पर सेवरल वीक के लिए स्प्रेड और ओवरलेड किया तो उन्होंने ट्रैक्स ऑफ सिल्वर ग्रेन्स पाया। क्या पाया? सिल्वर ग्रेन्स का ट्रैक्स पाया। और उस सिल्वर ग्रेन्स के ट्रैक्स से उन्होंने 2 तरह का कंक्लूजन निकाला। These are the tracks of silver grains है। ये क्या है? ट्रैक्स ऑफ सिल्वर ग्रेन्स है। और इस सिल्वर ग्रेन्स के ट्रैक्स से इन्होंने 2 तरह का कंक्लूजन निकाला। पहला कंक्लूजन ये था कि इकोलाई सेल्स में जो इंटैक्ट क्रोमोजोम है दैट इंटैक्ट क्रोमोजोम इज सिंगल ह्यूज सर्कल। मीन्स इकोलाई का इंटैक्ट क्रोमोजोम है वो कैसा है? सिंगल ह्यूज सर्कल है। दूसरा कंक्लूजन क्या निकाला इन्होंने कि ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन ये एक्स्ट्रा लूप शो कर रहा है।
एक्स्ट्रा लूप शो कर रहा है। और ये जो एक्स्ट्रा लूप, दिस इज द एक्स्ट्रा लूप, ये क्या है, ये एक एक्स्ट्रा लूप है, दीज आर द एक्स्ट्रा लूप है। और इस एक्स्ट्रा लूप में 2 इंड होते हैं और इन दोनों इंड में से एक इंड या दोनों इंड क्या होगा, डायनेमिक होगा। एंड दैट डायनेमिक इंड ऑफ लूप इज नोन एज रेप्लिकेशन फॉर्क। क्या बोलते हैं, जो एक्स्ट्रा लूप है उसका डायनेमिक इंड जो है उसे क्या बोलेंगे, रेप्लिकेशन फॉर्क। दिस इज द रेप्लिकेशन फॉर्क है। अब इस चीज से इन्होंने 2 कंक्लूजन और निकाला। पहला कंक्लूजन ये था कि जो डीएनए का दोनों स्ट्रैंड है वो दोनों स्ट्रैंड का रेप्लिकेशन साइमल्टेनियस होता है। एंड सेकेंड कंक्लूजन ये था कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो बाई डायरेक्शनल है, means both DNA strands are replicated simultaneously and DNA replication is bidirectional, means DNA मॉलिक्यूल का जो दोनों स्टैंड है वो दोनों स्टैंड साइमल्टेनियसली रेप्लिकेटेड होंगे और डीएनए रेप्लिकेशन दोनों डायरेक्शन में होगा फ्रॉम द ऑरिजिन। अब सवाल यहाँ पे यह है कि डीएनए रेप्लिकेशन की शुरुआत कहाँ होती है, मीन्स डीएनए रेप्लिकेशन किसी एक यूनिट पॉइंट पे स्टार्ट होता है या फिर रैंडमली कहीं भी शुरू हो जाता है। और इस चीज को एक्सप्लेन किया रॉश इनमन ने। किन्होंने एक्सप्लेन किया, रॉश इनमन ने। रॉश इनमन ने एक ब्यूटीफुल टेक्निक यूज किया और उस ब्यूटीफुल टेक्निक को बोलते हैं डीनेचुरेशन मैपिंग। डीनेचुरेशन मैपिंग रॉश इनमन ने यूज किया टू आंसर द ओरिजिन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। रॉश इनमन ने जब डीनेचुरेशन मैपिंग टेक्निक यूज किया तो इसके लिए बैक्टीरियोफाज लेम्डा यूज किया। क्या यूज किया, बैक्टीरियोफाज लेम्डा। और बैक्टीरियोफाज लेम्डा के जो क्रोमोजोम होते हैं उसके अगर साइज की बात करें 48,502 बेस पेयर होते हैं। जब इन्होंने बैक्टीरियोफाज लेम्डा क्रोमोजोम यूज किया डीनेचुरेशन मैपिंग के लिए तो इन्होंने ये पाया कि इस क्रोमोजोम में सेलेक्टिवली डीनेचर्ड होते हैं उन सीक्वेंसेस में जहां पे 80 रिच बेस पेयर होते हैं। मीन्स 80 रिच बेस पेयर सीक्वेंसेस में डीनेचुरेशन सेलेक्टिवली होता है। सो डीएनए का वैसा रीजन जो 80 रिच सीक्वेंसेस हैं वहां पे डीनेचुरेशन होता है। और जब डीनेचुरेशन होता है तो वो क्या जनरेट करता है, वो सिंगल स्ट्रैंड बबल जनरेट करते हैं। मीन्स डीनेचुरेशन मैपिंग टेक्निक ये रिवील किया कि जो रेप्लिकेशन इनिशिएट होता है वो ऑलवेज एक यूनिक पॉइंट पे इनिशिएट होता है और ये यूनिक पॉइंट 80 रिच बेस पेयर सीक्वेंसेस होते हैं। और इस यूनिक पॉइंट को क्या बोलते हैं, इस यूनिक पॉइंट को बोलते हैं ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। दूसरी खास बात ये इन्होंने देखा कि इस ऑरिजिन से डीएनए का रेप्लिकेशन दोनों डायरेक्शन में होता है। मीन्स डीएनए रेप्लिकेशन बाई डायरेक्शनल होता है। सो डीनेचुरेशन मैपिंग से 2 चीजें पता चला। पहला कि डीएनए रेप्लिकेशन की जो ऑरिजिन होती है वो यूनिक पॉइंट पे होती है और दूसरा डीएनए रेप्लिकेशन बाई डायरेक्शनल होता है। Now coming to the third fundamental feature of DNA replication, and that is DNA synthesis proceeds in 5' to 3' direction and is semi-discontinuous. Means DNA की synthesis हमेशा 5' to 3' डायरेक्शन में होती है और ये सेमी डिसकंटिन्यूअस होती है। DNA के स्ट्रक्चर की बात करें तो DNA डबल स्टैंडर्ड होता है। एक स्ट्रैंड जो होते हैं 5' to 3' डायरेक्शन में होते हैं और दूसरा स्ट्रैंड जो होता है 3' to 5' डायरेक्शन में होता है। अब सवाल यहाँ पे ये है कि अगर इन दोनों स्ट्रैंड की सिंथेसिस 5' to 3' डायरेक्शन में होगा तो ये दोनों स्ट्रैंड साइमल्टेनियसली कैसे सिंथेसाइज होगा, जो कि ऑलरेडी कंफर्म्ड है कि दोनों डीएनए की सिंथेसिस साइमल्टेनियसली होती है। तो इस चीज को रिजॉल्व कौन किया, इस चीज को रिजॉल्व किए रिजी ओकाजाकी ने।
रिजी ओकाजाकी ने क्या किया? रिजी ओकाजाकी ने क्या ऑब्जर्व किया? रिकी ओकाजाकी ने ऑब्जर्व किया कि एक स्टैंड की जो सिंथेसिस होती है वो शॉर्ट पीसेस में होती है। दिस इज द शॉर्ट पीसेस, और इस शॉर्ट पीसेस को क्या बोलते हैं? ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। सो रिकी ओकाजाकी ने इस वर्क से दो कंक्लूजन निकाला। फर्स्ट वन इज, एक स्टैंड की जो सिंथेसिस होती है वो क्या होती है? कंटिन्यूअस होती है, और जिस स्टैंड की सिंथेसिस कंटिन्यूअस होती है वो रेप्लिकेशन फॉर्क के मूवमेंट के डायरेक्शन में होता है, और उस स्टैंड को बोलते हैं लीडिंग स्टैंड। जबकि दूसरे स्टैंड की जो सिंथेसिस होती है वो डिसकंटिन्यूअस होती है, मीन्स वो शॉर्ट पीसेज या शॉर्ट फ्रैगमेंट्स में होते हैं, और इस स्टैंड की सिंथेसिस रेप्लिकेशन फॉर्क के मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होती है, और इस स्टैंड को क्या बोलते हैं? इस स्टैंड को बोलते हैं लैगिंग स्टैंड। एंड द मैकेनिज्म ऑफ सिंथेसिस ऑफ लीडिंग स्टैंड एंड लैगिंग स्टैंड हम पढ़ेंगे जब हम डीएनए रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म पढ़ेंगे। सो यहाँ पे सेमी डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या हुआ? सेमी डिसकंटिन्यूअस का मतलब ये हुआ कि एक स्टैंड की सिंथेसिस कंटिन्यूअस होती है जबकि दूसरे स्टैंड की सिंथेसिस डिसकंटिन्यूअस होती है। जिस स्टैंड की सिंथेसिस कंटिन्यूअस होती है उसको लीडिंग स्टैंड बोलते हैं, और लीडिंग स्टैंड कौन होगा? हमेशा जो पेरेंट डीएनए में 3 प्राइम टू 5 प्राइम में होगा, तभी इस पे 5 प्राइम टू 3 प्राइम में सिंथेसिस होगा। लैगिंग स्टैंड और डिसकंटिन्यूअस स्टैंड की सिंथेसिस होगा वो हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम टेम्पलेट होगा। अब सवाल यहाँ पे यह है कि हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही सिंथेसिस क्यों होता है? इसका रीजन ये है कि 3 प्राइम पे फ्री OH ग्रुप होता है। क्या होता है? फ्री OH ग्रुप होता है, और ये फ्री OH ग्रुप न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, और ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कहाँ पे? जो इनकमिंग डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट होते हैं उनके अल्फा फॉस्फेरस पे अटैक करता है, और पायरोफॉस्फेट, इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट को रिलीज करता है, और डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट को ऐड करता है डीएनए के 3 प्राइम साइड पे। So DNA synthesis always proceeds in 5 prime to 3 prime direction and is semi-discontinuous. So in summary, DNA replication process का 3 fundamental feature है। First one is DNA replication is semi-conservative. Second one is replication begins at an origin and usually proceeds bidirectionally. And third one is DNA synthesis proceeds in 5 prime to 3 prime direction and is semi-discontinuous. And these 3 fundamental properties of DNA replication essentially identical in all species. So this is all about fundamental properties of DNA replication process, and in my next lecture I'll discuss about the enzymes of DNA replication. So stay tuned, and if you find this video informative, please do like, share and subscribe, and if you have any query, doubt and suggestion, please let me know in the comment section.